हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC06 के एस्से के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे और यदि किसी को भी इन सारे एस्सेस के आंसर्स चाहिए तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। 20AC06 लिखा हुआ होगा बॉटम की तरफ, वहाँ पर 164 वाले लिंक में क्लिक करेंगे और यदि आपको पूरा टेस्ट पेपर 1 से लेकर टेस्ट पेपर 9 तक के आंसर चाहिए तो उसके भी लिंक प्रोवाइडेड है एकदम बॉटम की तरफ। 20AC01 टू 20AC05 एक लिंक, दूसरा 20AC06 टू 20AC09 दूसरा लिंक। अगर ये दोनों लिंक में आप क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको इन सारे टेस्ट पेपर्स के मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इन एसेस के आंसर्स का डिस्कशन करते हैं। और सूरज, आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है मेरे लेक्चर्स के बीच में, तो नीचे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी आवाज़ है। तो अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मुझे लेक्चर्स तो रिकॉर्ड करने ही पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड विल रिमेन लायबिलिटी अनलेस मैन पावर इज प्रोडक्टिव। बहुत लंबा क्वेश्चन है ये और इसमें इसके आंसर लिखने के पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन समझने का मतलब ये है इसमें कितने वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स में कितने कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड पहला है डेमोग्राफिक डिविडेंड, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है मैन पावर और चौथा है प्रोडक्टिव। ओके, अब इसमें जो जनरल कीवर्ड कौन सा है और स्पेसिफिक कीवर्ड कौन सा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली स्पेसिफिक कीवर्ड है कि मैन पावर इज प्रोडक्टिव। ये मेजर कंपोनेंट है एस्से का और आपको इसी पर सबसे ज़्यादा बात करनी है, मैन पावर इज प्रोडक्टिव। अब इसमें मैन पावर कौन है? यूथ पॉपुलेशन है, क्योंकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं और इस यूथ को यदि हम प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे तो ये यूथ लायबिलिटी ही रहेंगे। ओके, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्चुअली में ये जनरल कीवर्ड है, यानी ये माइनर कंपोनेंट है। तो आप इससे अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। कभी भी हम मेजर कंपोनेंट से यानी स्पेसिफिक कीवर्ड से हम अपना इंट्रोडक्शन नहीं स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। India's working age population comprises 60% of its इतना billion population, which is much higher than the dependent population comprising children and older people. This is referred to as demographic dividend, whereby the increasing number of youth in the population have the potential to boost the economic growth of the nation. मैंने यहाँ पर working age population के बारे में बताया है कि कितना है, क्योंकि older people और children काम नहीं कर सकते हैं या नेशंस के ग्रोथ में उतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। तो कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका होगा? यूथ का होगा। ओके, तो इसके बारे में मैंने बता दिया डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब मुझे मैन पावर इज प्रोडक्टिव इसके बारे में बताना है, जो कि मेजर कंपोनेंट है, स्पेसिफिक कीवर्ड है। तो इसके बारे में सीधे मुझे सेकेंड पैरा से बताना शुरू कर देना चाहिए, वरना फिर आप लोग डेविएट कर जाओगे और ज़्यादा कंटेंट आप लोग नहीं दे पाओगे इस पे मेजर कंपोनेंट। तो मैंने मैन पावर प्रोडक्टिव पे बात की है। हाउएवर द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ द नेशन, अब मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज रेफर्ड टू एज डेमोग्राफिक डिविडेंड whereby increasing number of youth in the population have the potential to boost the economic growth of the nation। मगर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है वो लायबिलिटी हो सकता है यदि मैन पावर हेल्दी ना हो, एजुकेटेड ना हो, स्किल्ड ना हो, एम्प्लॉयड नहीं हो। तो एक्चुअली यहाँ पर प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? प्रोडक्टिव का मतलब होता है हेल्दी होना, एजुकेटेड होना, एम्प्लॉयड होना, स्किल्ड होना। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्टिव का ही मतलब बता दिया। मैंने पूरे ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर ओपन भी कर दिया। डेमोग्राफिक डिविडेंड आ गया, लायबिलिटी आ गया, मैन पावर, प्रोडक्टिव ये भी आ गया। फिर मैंने लिखा है फिर अब मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ इसमें। एज फार एज द हेल्थ इंडिकेटर ऑफ मैन पावर बीइंग प्रोडक्टिव इज कंसर्न्ड, द कंट्रीज विथ लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। तो वर्किंग पॉपुलेशन का प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगा? अगर लो बर्थ रेट होगा, लो डेथ रेट होगा। तो इससे क्या होगा? लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में जो चिल्ड्रन है और ओल्डर पीपल है उन पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी।
डेथ कम होगी तो ओल्डर पीपल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और बर्थ रेट कम होगी तो चिल्ड्रन पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज होगा। The sample legislation systems data indicate that the death rate and birth rate of India has witnessed a significant decline respectively from इतना to इतना। मैंने पूरा डेटा दिया है। इसके बावजूद, मतलब कि बर्थ रेट और लो डेथ रेट होने के बावजूद, India's population is expected to continue to grow until mid-century. Therefore, stringent law is needed to stabilize the population growth. Fine. अगर हमें प्रोडक्टिव बनाना है तो पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अनदर इंडिकेटर ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव इज एजुकेटेड, स्किल्ड, एम्प्लॉयड मैन पावर, बिकॉज दिस विल बूस्ट द पर कैपिटा इनकम। However, the state of India's environment 2019 data indicate that the youth between इतना years have an employment rate of 32%. बहुत कम है ये। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना कम है, वो किस लिए है? हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जो कि सिर्फ थ्योरी को फोकस करता है और ट्रेनिंग को फोकस नहीं करता है। तो गवर्नमेंट इसको सॉल्व करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की है, जिसमें यूथ को किसी भी स्किल में ट्रेन किया जाएगा, मगर वो स्किल मार्केटेबल होना चाहिए, वरना सिर्फ स्किल्ड पीपल रह जाएंगे और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। फिर मैंने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया है। कंक्लूजन में आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे ऐसे क्वेश्चन को अपने कंक्लूजन के कंटेंट में कनेक्ट करना है। एक जनरल कंक्लूजन कभी भी मत देना। कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और मगर ऐसे क्वेश्चन से वेल कनेक्टेड होना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा है appropriate policy measures and the effective and robust implementation can build the human assets and maximize their input in nation's economic growth। तो मैंने यहाँ पर human assets बता दिया है, इसका मतलब मैं यही बता रही हूँ मैन पावर प्रोडक्टिव। और so taking advantage of Indian demographic dividend must be the key part of India's growth। फाइन, तो मैंने पूरा ऐसे क्वेश्चन को कनेक्ट किया है। अब नेक्स्ट है आपका Dirty rivers in India reflect the failure of governance at the state and national level। ये भी क्वेश्चन बहुत लंबा है। इसमें आप जनरल कीवर्ड और स्पेसिफिक कीवर्ड बताओ। जनरल कीवर्ड माइनर कंपोनेंट है, स्पेसिफिक कीवर्ड मेजर कंपोनेंट है। तो डर्टी रिवर्स ये वाला है आपका माइनर कंपोनेंट। आपको डर्टी रिवर के बारे में बात नहीं करना है, आपको इंडिया के बारे में बात नहीं करना है, आपको फेलियर ऑफ गवर्नेंस के बारे में बात करना है, जो कि स्पेसिफिक कीवर्ड है। स्टेट लेवल में क्या फेलियर है और नेशनल लेवल में क्या फेलियर है। ओके, तो यहाँ पर आप डर्टी रिवर्स से आप अपना इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो, मगर आप फेलियर ऑफ गवर्नेंस से आप अपना इंट्रो नहीं स्टार्ट करोगे। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं रिवर डर्टी क्यों है, पोल्यूटेड क्यों है, कंटामिनेटेड क्यों है, इस पे कॉजेज बहुत बता रहे हैं, जबकि आपको कॉजेज नहीं बताना है। गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली है इसके लिए, क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और उस इनिशिएटिव में क्या फेलियर रहा है, ये आपको बात करनी है। कॉजेज ऑफ रिवर पॉल्यूशन नहीं बात करना है। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप पहले सोच तो लो कि आपको लिखना किस पे है सबसे ज्यादा। तो डर्टी रिवर माइनर कंपोनेंट है, जनरल कीवर्ड है, तो आप इससे अपना ऐसे क्वेश्चन इससे अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। रिवर्स इन इंडिया आर रिवर्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। रिवर को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, मगर ये आयरॉनिकल है, विडम्बना है कि इतना रिस्पेक्ट करने के बावजूद भी हम रिवर की प्योरिटी और क्लेनलीनेस नहीं बरकरार रख पाए। और ये एविडेंट है जब हमें पता चलता है कि पोल्यूटेड रिवर 302 से 351 हो गया इन 2 years। अब इतना पोल्यूशन क्यों हुआ रिवर का? तो रीजन इज गवर्नमेंट्स फेलियर टू कर्ब देयर पोल्यूशन। आ गया ना सेकेंड पैराग्राफ में पूरा मेजर कीवर्ड, यानी मेजर कंपोनेंट, स्पेसिफिक कीवर्ड, वो आपको सेकेंड पैरा में कोशिश करो लेकर आ जाओ और फिर उसी पे आप बात करो, फिर डेविएट मत हो। कोई स्टूडेंट से सेकेंड पैरा में ले आते हैं मेजर कंपोनेंट, मगर फिर डेविएट हो जाते हैं, फिर कॉजेज ऑफ रिवर पोल्यूशन बताने लगते हैं। नॉट अप्रोप्रिएट। Its failure is well caused from the fact that the Ganga River has become one of the world's most polluted river despite several clean Ganga projects। यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट का फेलियर बता दिया। The National Green Tribunal directed Jharkhand, West Bengal and Bihar to deposit ₹25 lakh each
फॉर नॉट टेकिंग एडिक्वेट स्टेप्स टू कर्ब गंगा पॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने स्टेट का भी फेलियर बता दिया। और क्लीन गंगा प्रोजेक्ट्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको लॉन्च किया था, उसका भी फेलियर है। Another glaring evidence of the government failure in curbing river pollution is the slow death of the river Ullas flowing through Maharashtra। अब मैं एक और रिवर के बारे में बात कर रही हूँ। इस पैराग्राफ में मैंने गंगा रिवर के बारे में बात की। The Supreme Court reprimanded the government for failing to restore the river even after being sanctioned a ₹100 crore project in this direction। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि गवर्नमेंट को 100 करोड़ प्रोजेक्ट मिला था उल्लास रिवर को क्लीन करने के लिए, मगर तब भी नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर यमुना के बारे में बता रही हूँ। टू हैज बिकम एक्सट्रीमली अनसेफ फॉर कंजम्पशन ड्यू टू हैवी मेटल डिस्चार्ज एंड कोलिफॉर्म, द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। डिस्पाइट द एम्बिशियस यमुना एक्शन प्लान and Uttar Pradesh and central government joint efforts to clean it is not bringing any fruitive results। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट फेलियर बता दिया। तो 3 रिवर को लिया है। देखिए 300 वर्ड्स में आप सब कुछ नहीं बता सकते हो। 50 वर्ड इंट्रोडक्शन, 50 वर्ड्स आपका कंक्लूजन, बाकी 200 वर्ड्स में आपको सब कुछ बताना है, मगर फिर सब कुछ भी नहीं बता सकते हो। तो मैंने सिर्फ 3 रिवर ले लिया और इस 3 रिवर के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया कि यहाँ इस 3 रिवर को क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट का क्या फेलियर रहा है। अब उसके बाद मैंने लिखा द गवर्नमेंट शुड, अब मैं सोल्यूशन दे रही हूँ, सजेशन। द गवर्नमेंट शुड टेक स्टर्न मेजर्स टू स्टॉप द रिवर पोल्यूशन। द फोरमोस्ट वन इज स्टॉपिंग द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस डिस्चार्जिंग द रिवर। अकॉर्डिंग टू इंडिया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 63% of the urban sewage flowing into river is untreated. For this, sewage plants must be set up. But according to one report, 37% of the sewage treatment plants in Delhi were underutilized as they did not receive sewage because of lack of drainage system in many areas। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताई सीवेज प्लांट्स को सेटअप करने के लिए, मगर जो सीवेज प्लांट सेटअप किया गया है उसमें सीवेज ट्रीटमेंट होता भी नहीं है क्योंकि लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। अब मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ। व्हाट द गवर्नमेंट कुड नॉट डू इन डिकेड्स, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लॉकडाउन डिड इन 1 month। Government, according to the reports of the various state pollution control board, the health of the river is improving. But after lockdown gets lifted, the rigorous measures are urgently needed to maintain the health of India's river। तो यहाँ पे मैंने conclusion में ये बता दिया कि लॉकडाउन की वजह से रिवर में क्लेनलीनेस थोड़ा सा आया था, मगर लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद, सिंस ये लॉकडाउन, मैंने ये तब ऐसे लिखा है जब लॉकडाउन लिफ्ट नहीं हुआ था। ओके तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद रिगरस मेजर लेना चाहिए ताकि हम हेल्थ ऑफ द रिवर को मेंटेन कर सकें। अब नेक्स्ट है एम्पावरिंग द नेशन विद वुमेन लेड इनिशिएटिव्स। अब इसमें छोटा सा ऐसे क्वेश्चन है, मगर आपको ध्यान देना है कि आपको किस पे ज़्यादा बात करनी है। इसमें कीवर्ड एम्पावरिंग है, नेशन है, वुमेन लेड इनिशिएटिव है। तो थोड़ा सोचो आप एम्पावरिंग पे बात करोगे कि नेशन पे बात करोगे कि वुमेन लेड इनिशिएटिव्स के बारे में बात करोगे। बेसिकली आपको विमेन लेड इनिशिएटिव्स के बारे में बात करना है, जो कि स्पेसिफिक कीवर्ड है इस पूरे ऐसे क्वेश्चन का। यही मेजर कंपोनेंट है और एम्पावरिंग द नेशन आपका माइनर कंपोनेंट है, जनरल कीवर्ड है। ओके तो आपको विमेन लेड इनिशिएटिव्स के बारे में सेकंड पैरा से शुरू कर देना है, और जो जनरल कीवर्ड है एम्पावरिंग द नेशन, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन, या फिर आप विमेन इन जनरल से शुरू कर सकते हो। मैंने एक कोट से शुरू किया है, और ज़रूरी नहीं कोटेशन आपको हर ऐसे क्वेश्चन में देना है। यदि कोई कोटेशन क्लिक करता है और अच्छा है और वेल कनेक्टेड टू ऐसे क्वेश्चन है, तब आप कोटेशन दो, वरना कोई मतलब नहीं है। Women are the largest untapped reservoir of talent in the world, Hillary Clinton। This powerful thought, अब देखिए मैंने ये कोटेशन को अपने इंट्रो से कनेक्ट किया है। This powerful thought bound us to accept the grim fact that the women's talent are underutilized। ओके यानी विमेन का टैलेंट यूटिलाइज नहीं हो रहा है, और पॉपुलेशन में 50% जो है वो विमेन है, और ये जो विमेन पॉपुलेशन में आधी विमेन पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। यदि एक एक फीमेल, मैं इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ, एक एक फीमेल एम्प्लॉय हो जाएगी तो ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा नेशन का पर, इंडिविजुअल पर, कम्युनिटी पर, हाउस होल्ड्स पे। और इसका मैंने एविडेंस भी यहीं इसी पैरा में दे दिया है। विमेन अपनी इनकम का 90% अपने फैमिली में स्पेंड करती है, और जो मेन होते हैं वो सिर्फ 30-40% करते हैं। और
यदि 90% फैमिली में इन्वेस्ट करती है विमेन, तो आप सोचिए बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी होगी। अगर बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी होगी तो नेशन का ग्रोथ भी होगा, क्योंकि वो बच्चे बड़े होकर फिर कंट्रीब्यूट करेंगे नेशन के ग्रोथ में। This means women spends more on their children's food, shelter and education, which creates long-term social and economic growth for their communities. तो इस पैराग्राफ में मैंने विमेन का इम्पोर्टेंस सिर्फ बताया है, विमेन लेड इनिशिएटिव्स के बारे में कुछ नहीं बताया। अब सेकेंड पैराग्राफ में नेशंस एम्पावरमेंट जो है वो इसके बारे में बात कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगी विमेन लेड इनिशिएटिव से। Nations empowerment thus depends on women empowerment, but women should take initiatives in empowering themselves. Women को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने आप को एम्पावर करने के लिए। तो नेशन का एम्पावरमेंट विमेन के एम्पावरमेंट से डिपेंड करता है, और विमेन को खुद ही इनिशिएटिव्स लेना चाहिए अपने को एम्पावरमेंट करने के लिए। तो सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड सेल्फ मैनेज इनिशिएटिव्स इन देयर ओन एम्पावरमेंट विल नॉट ओनली ब्रेक द सोशल बैरियर, but it will also create strong bond among women to fight confidently against discrimination. तो मैंने यहाँ पर बताया कि अगर विमेन खुद को एम्पावर करेगी तो वो सोशल बैरियर को ब्रेक कर देगी, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट विमेन उसके लिए वो लड़ाई लड़ सकती है। Even the center has emphasized the need for shift from women-centric initiatives to women-led initiative. मोदी गवर्नमेंट ने एक स्लोगन दिया है विमेन पर, नारी तू नारायणी है। तो एक्चुअली ये स्लोगन इज बेस्ड ऑन विमेन लेड इनिशिएटिव्स, और इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो विमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स ना हो के विमेन लेड इनिशिएटिव्स होना चाहिए, यानी इनिशिएटिव ऐसा जो विमेन की तरफ से आए और खुद विमेन को ही एम्पावर करे। अब कौन कौन सा इनिशिएटिव्स है वो मैं आपको बता रही हूँ इस पैराग्राफ में। वन सच विमेन लेड इनिशिएटिव इज टेकन बाय द डेडिकेटेड फीमेल सरपंचेस लाइक छवि राजावत, हु इज वर्किंग हार्ड टू एम्पावर द विमेन ऑफ देयर विलेजेस। अनदर विमेन लेड इनिशिएटिव इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब फिर मैं बता रही women have the prowess of leading with courage and conviction without focusing on political or personal gain. This finds resonance in the female decision makers of Germany, Taiwan, New Zealand and Kerala who are being lauded for their leadership during pandemic. तो मैंने यहाँ पर बताया है कि जो विमेन होती है वो जो भी काम करती है विद करेज एंड कन्विक्शन करती है, उनमें पॉलिटिकल या पर्सनल गेन वाली भावना नहीं रहती है। और ये हमें कैसे पता चलता है, पैंडेमिक पूरा स्प्रेड हुआ था, कोविड जब स्प्रेड हुआ था तो जर्मनी, ताइवान, न्यूजीलैंड एंड केरला में जो विमेन मिनिस्टर्स थी, आप देख लेना एक बार गूगल में सर्च करके, ये लोगों ने पैंडेमिक को कर्ब करने के लिए बहुत इफेक्टिव स्टेप्स लिए थे। एक बार आप इसके बारे में पढ़ लेना गूगल में। These compelling examples are self-evident of women not being the weaker section of the society. Their contribution is critical to economic progress, healthy civil society and good governance in India. In fact, women should leverage their own potential for nation's empowerment. इस लाइन से मैंने पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को कनेक्ट किया है अपने कंक्लूजन में। ओके, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि विमेन वीकर सेक्शन नहीं है और उनको खुद ही अपने पोटेंशियल का एडवांटेज लेना चाहिए फॉर नेशंस एम्पावरमेंट। अब नेक्स्ट है चैलेंजेस फॉर इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। अब इसमें इतने सारे वर्ड्स में आपका जो मेजर कंपोनेंट है वो चैलेंजेस है, ये स्पेसिफिक कीवर्ड है, और जनरल कीवर्ड क्या है, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। तो आप अपना इंट्रोडक्शन माइनर कंपोनेंट यानी जनरल कीवर्ड से स्टार्ट कर सकते हो, और चैलेंजेस आपको सेकेंड पैरा से ही बताना शुरू कर देना है। ओके, तो फिस्कल फेडरलिज्म से मैंने शुरू किया है कि इन द फेडरल गवर्नमेंट देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बट बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फेयर्स. In the matter of revenue sharing, revenue is transferred from the center to the states. This is fiscal federalism, जहाँ पे revenue center से state में transfer होता है. और ये जो fiscal federalism है aims at equitable development of all the states, ensuring their financial autonomy. Autonomy का मतलब independence.
मगर अब चैलेंजेस क्या है, जो कि मेजर कंपोनेंट है, वो मैं सेकेंड पैरा से शुरू कर रही हूँ. However, the three landmark changes since 2015 have challenged Indian fiscal federalism. 3 लैंडमार्क चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है फिजिकल फेडरलिज्म में. वो क्या है? फर्स्ट है अबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का क्रिएशन. प्लानिंग कमीशन स्टेट्स को ग्रांट देते थे और नीति आयोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है ओवर द रिसोर्सेज. तो जितना भी फाइनेंस वाला काम है फाइनेंस कमीशन पर है, मगर ये जो फाइनेंस कमीशन है उनके पास भी पावर नहीं है रिसोर्सेज अलोकेशन की, यानी रिसोर्सेज को स्टेट में ट्रांसफर करने की. तो इसकी वजह से फिस्कल इम्बैलेंस हुआ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में. ये मैंने सेकेंड पैराग्राफ में बताया है. थर्ड पैराग्राफ में बताया है एक और चैलेंज, वो है जीएसटी का. जीएसटी की वजह से जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है, फिस्कल ऑटोनॉमी, वो रिड्यूस हो गई है और जिसकी वजह से स्टेट्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सेंटर पर फॉर फंड्स. तीसरा चैलेंज है द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन. ये एक्चुअली सेंट्रलाइज कर रहा है पूरा का पूरा फिस्कल अथॉरिटी को. सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट्स अराउंड 60% ऑफ द टोटल टैक्स, while its expenditure responsibility is only 40% of total public expenditure. Fiscal federalism is thus not working to the satisfaction of the states. फिर मैंने कंक्लूड किया है कि इंडिया मस्ट एम्ब्रेस जेन्युइन फिस्कल फेडरलिज्म बाय permanently creating a fiscal power center whereby the states have greater authority on revenue raising and expenditure. It will ensure stability and resource flow to the state. Also, 3 F's of democratic decentralization, funds, function and functioning should be vigorously implemented. तो यहाँ पर मैंने कंक्लूड कर दिया है सोल्यूशन देकर. इतना ये वर्ड्स नहीं थे मेरे पास कि मैं अलग एक पैरा बनाऊँ कंक्लूजन के लिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने कंक्लूजन में ही सोल्यूशन डाल दिया है, क्योंकि सोल्यूशन के लिए अलग पैरा बनाना इसका मतलब है वर्ड लिमिट को एक्सीड करना. नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन. अब इसमें फ्यूचर एक कीवर्ड है, इंडिया यूएस रिलेशन भी कीवर्ड है, तो इसमें स्पेसिफिक है फ्यूचर जो मेजर कंपोनेंट है और इंडिया यूएस रिलेशन आपका जनरल कीवर्ड है जो कि माइनर कंपोनेंट है. और इंडिया यूएस रिलेशन से आप शुरू कर सकते हो. फॉरेन पॉलिसी कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंडीशंस. This unsteady nature of foreign policy is easily gauged from the Indo-US ties that have seen both ups and downs since 1950s. Their relations have passed through the different stages from neither friend nor enemy to finally as natural allies with nuclear partnership. This transformation did not happen overnight but was the result of gradual convergence of common interests after USSR disintegration. यहाँ पर मैंने बहुत briefly पास्ट का जो इंडिया यूएस का जो पास्ट का रिलेशनशिप था वो मैंने बता दिया एकदम ब्रीफली, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा फोकस करना है फ्यूचर पे. और लास्ट जो लाइन है उसमें मैंने ये बताया है कि ये लोग नेचुरल एलाइज हो गए और क्यों हुए हैं आफ्टर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, ड्यू टू यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन. अब यहाँ पर मैंने बताया कन्वर्जेंस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. तो कॉमन इंटरेस्ट क्या है वो मैंने बता दिया. इस्लामिक रेडिकलिज्म, फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, चाइना के राइज को काउंटर करना, ये बता दिया. अब मैं फ्यूचर के बारे में बात करनी है. प्रेजेंट में ये सारे कॉमन इंटरेस्ट है, मगर फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम है वो मुझे बताना है. तो मैंने लिखा कि कॉमन इंटरेस्ट होने के बावजूद भी 4 हर्डल्स हैं. वो क्या है? पहला है ट्रेड, इंडिया का टैरिफ बैरियर और यूएस का ट्रेड डेफिसिट. इसकी वजह से ट्रेड जो है बहुत फुल फ्लेजेड फॉर्म में डेवलप नहीं हो पा रहा है इंडिया और यूएस के बीच में. और इस बार जो ट्रम्प का विजिट भी हुआ है उसमें जो मिनी ट्रेड डील साइन होना था वो भी नहीं हुआ. सेकेंड जो हर्डल मैंने बताया है यूएस इंटरफेरेंस इन इंडिया रिलेशनशिप विद रशिया. और तीसरा चैलेंज मैंने बताया है इसमें
renewed US hostility towards Iran during Persian Gulf crisis in 2019. और चौथा ऑब्स्टिकल बताया है मिस्टर ट्रम्प्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मगर अब यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं, अब कौन बनेगा प्रेसिडेंट हमें ये नहीं पता है। तो ये जब मैंने ऐसे तैयार किया था इसका कंटेंट, तब यूएस इलेक्शन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेबिलिटी बताई है उसके फॉरेन पॉलिसी में। The US abruptly abandoned courts who assisted in its fighting the Islamic State. Similarly, the US may withdraw its forces from Afghanistan that could threaten India's northern front. The bright future of Indo-US relation depends on US not encroaching upon Indian sovereignty to formulate its own foreign policy. यानी US को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में। और दूसरी चीज़ है, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड इश्यूज है, इसको रिजॉल्व करना है। अगर दोनों ही कॉन्शियस एफर्ट्स लगाएंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है बहुत ब्राइट हो सकता है। अब लास्ट है द एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897, पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस इन द करंट सिनेरियो। में जो स्पेसिफिक कीवर्ड है वो पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस है। कहने का मतलब है कि ये जो एक्ट है इसका रेलिवेंस क्या है करंट सिनेरियो में। ये मेजर कंपोनेंट है, स्पेसिफिक कीवर्ड है, आपको इसी पे बात करनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ये जनरल है, इस पे ज़्यादा बात करते हैं, ये माइनर कंपोनेंट है, इस पे बात नहीं करना है। आई मीन इस पर बात करना है मगर इसका रेलिवेंस पे बात करना है। गॉट इट? The world has witnessed many large outbreaks of diseases that spread across the world and claimed millions of lives. For instance, the 6th cholera pandemic started in India. After killing इतना people in the country, it spread to other Asian and African and European countries. तो मैंने यहाँ पर पेंडेमिक के बारे में बताया है कि कितना स्प्रेड किया है, कितने को किल किया है। The year 2020 has witnessed yet again deadliest global pandemic diseases, COVID-19. The government of India invoked Epidemic Disease Act of 1897 to impose a nationwide lockdown to prevent its mass spread. It is one of the shortest act in India, comprising just 4 sections. तो यहाँ पर मैंने कोविड के बारे में बात की और एपिडेमिक डिजीज एक्ट को इन्वोक किया गया है इस कोविड को कर्ब करने के लिए। अब इसका रेलिवेंस मैंने यहाँ पे बताया है, यानी मैंने सेकेंड पैराग्राफ में नहीं बताया है, मगर मैंने थर्ड पैराग्राफ में इसका रेलिवेंस के बारे में पूरा बताया है। सबसे पहली चीज है मैंने बोल दिया इट लैक्स कंटेम्प्ररी रेलिवेंस। रीजन ये है दिस एक्ट डजंट एड्रेस द मॉडर्न डे रियलिटीज ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिजीज। जैसे मैंने पहला इसका बताया कि ये इररेलेवेंट क्यों है, क्योंकि पहले शिप से ट्रैवल किया जाता था बहुत ज़्यादा, तो उस शिप के थ्रू ये स्प्रेड होता था और एयर ट्रैवल उतना नहीं था, और अब एयर ट्रैवल ज़्यादा है। अब मैंने ये भी बताया है कि जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज़ है वो भी चेंज हुआ है। जैसे कि एक्ट एम्फसाइज करता है क्वारंटाइन पे, और साइंटिफिक मेथड्स पे ये एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कैसे साइंटिफिक मेथड से हम प्रिवेंशन और कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन। तीसरी चीज़ मैंने बताई है कि एक्ट जो है एम्फसाइज करता है पावर ऑफ गवर्नमेंट पे, मगर राइट्स ऑफ सिटीजन्स क्या है जब ये एक्ट एनफोर्स होता है उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं हुई है इस 4 सेक्शन में एपिडेमिक एक्ट के। तो जो सडन लॉकडाउन हुआ है कोविड का, इसकी वजह से लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द सिटीजन है वो कर्टल हो गई थी। ये अच्छा होता यदि एक्ट अच्छे से बताता कि जब लॉकडाउन होता है तो उसमें सिटीजन्स का क्या राइट्स है और अथॉरिटीज़ का क्या पावर है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस किया ये लकुना को, और 2017 में एक पब्लिक हेल्थ बिल प्रपोज किया गया टू रिपील द एक्ट, मगर ये बिल को पास नहीं किया गया। करंटली इंडिया इज फाइटिंग द डेडली वायरस विच हैज क्लेम्ड 779 लाइव्स। मगर आप सोचो ये मैंने तब लिखा था जब लॉकडाउन के वक्त ही लिखा था। ओके, तो यहाँ पर मैंने इतना ही लाइव्स लिखा है, आप इसको अपडेट कर देना। और we hope that the Indian government would take steps in bringing forth a comprehensive legislation. It should take into consideration the modern day realities and control measures for the spread of such diseases. Okay, मेरे ख्याल से ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और यदि आपको इसके आंसर्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर सकते हो 20AC06। थैंक यू स्टूडेंट्स।